हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर से, जो कि है मेजरमेंट और एरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट से। तो यूनिट क्या होती है बेसिकली? यूनिट जो होती है वो एक सबसे छोटी किसी भी सब्सटेंस की इकाई होती है। जैसे कि आप चावल खरीदने गए, तो आप उसको एक बोलोगे कि मुझे इतना चावल चाहिए, तो आप उसको एक क्वांटिटी बताओगे किसी टर्म में। जैसे कि आप उसको बोलोगे मुझे 1 केजी चावल चाहिए। तो जो यहाँ पे आप केजी यूज कर रहे हो, ये उसकी यूनिट हुई, जिसको हम लोग किलोग्राम बोल रहे हैं। तो बेसिकली यूनिट काम आती है या तो मेजरमेंट करने के लिए, या फिर किसी दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए। जैसे अगर आपको बताना हो, दो सामान रखे हुए हैं, जैसे दो जगह चावल के ढेर रखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कितना एक दूसरे से ज़्यादा है। तो ऐसे में आप डायरेक्टली तो बता नहीं सकते हो जब तक आप कोई एक चीज़ यूज नहीं करो। जैसे कि आप हो सके एक ग्लास लोगे, ग्लास से मेजर करके देखोगे कि एक वाला जो ढेर है वो 4 ग्लास है, एक 5 ग्लास है। तो वो उससे दोनों का रेशियो 4:5 है। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। तो यहाँ भी बेसिकली आपने एक यूनिट लिया, वो भले एक ग्लास के फॉर्म में था लेकिन वो एक यूनिट था। तो ये जो ग्लास वाली यूनिट है, ये तो सबके लिए एक नहीं होगी, क्योंकि किसी का ग्लास हो सकता है बड़ा हो, किसी का छोटा हो। तो वो चीज़ वेरी करेगी। तो इस वजह से एक स्टैंडर्ड यूनिट लेना जरूरी होता है, जो कि सब के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इसके लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाया गया है, जो कि हमारा ये सब काम देखता है। और वही हमारा वहाँ पे जो हमारे सैंपल होते हैं, जैसे कि किलोग्राम का जो सैंपल है, एक वो रखा हुआ है वहाँ पे, और उसी के रेप्लिका बना के दिए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। उन रेप्लिका से आगे मल्टीपल रेप्लिका बनते हैं और उनका हम लोग यूज करते हैं। तो जो किलोग्राम हम देखते हैं वो बेसिकली उसी 1 किलोग्राम का रेप्लिका है। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, अब मैं बताता हूँ आपको यूनिट्स के टाइप। तो देखिए बेसिकली यूनिट दो टाइप की होती हैं। पहला हमारा फंडामेंटल या बेस यूनिट जिनको हम बोलते हैं, वो हमारा पहला होता है। ये बेसिकली 7 यूनिट्स होते हैं जो एक्सेप्ट हैं किए हुए हैं पहले से ही। और इनके अलावा दो और यूनिट्स होते हैं जो हम एंगल के लिए करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे होते हैं 7+2 9, जिनको फंडामेंटल या बेस यूनिट्स बोलते हैं। और फिर इनसे डिराइव की हुई बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे कि मान लो फंडामेंटल या बेस यूनिट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लेते हो मीटर लेते हो लेंथ के लिए, तो ये फंडामेंटल या बेस यूनिट है। और सिंपली जैसे कि आप टाइम के लिए लेते हो सेकंड, ये हुआ आपका दोनों बेस यूनिट। लेकिन इन दोनों से मिला के, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड तो होगा ये हमारा वेलोसिटी का यूनिट, लेकिन ये कहाँ से आया? ये तो कोई बेस यूनिट खुद नहीं है, ये दो बेस यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो जो बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होंगे हमारे यूनिट्स, वो हमारे होंगे डेराइव्ड यूनिट्स। आगे हम बात करते हैं, चलिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो इंटरनेशनली हमारे अलग अलग जगह पे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्सेप्ट किए गए हैं। तो पर पहला हमारे यहाँ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में आपका होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ये हमारे 3 यूनिट्स होते हैं। तो सेंटीमीटर बेसिकली आप समझ गए होंगे लेंथ के लिए, ग्राम जो आपका वेट के लिए, और सेकेंड आपका हो गया टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट आता है एफपीएस सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में भी काफ़ी यूज करते हैं एफपीएस को। इसमें लेंथ के लिए होता है फुट, और वेट के लिए होता है पाउंड, और टाइम के लिए होता है सेकंड। और सिमिलरली ऐसे ही आप देखोगे तो 1 इंच जो होता है वो इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, और हमारा वेट के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। तो बेसिकली तीनों यूनिट में आप देख सकते हो कि सेकंड जो है हमारा सेम है। बाकी हम जो एसआई सिस्टम यूज करते हैं अभी, जो फिलहाल हम लोग यूज करते हैं और यूज करेंगे थ्रू आउट द फिजिक्स, उसमें मेजरली हम यूज करेंगे एमकेएस सिस्टम के साथ। क्योंकि हम जहाँ भी यूज करेंगे लेंथ के लिए मीटर, और वेट के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड, ये हम ज़्यादा यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं इन बेस यूनिट्स के बारे में। तो बेस यूनिट में जो मैं पहले आपको दो बता देता हूँ एंगल वाले, और क्या इनका डेफिनेशन होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे जो हमारा एक होता है ये एंगल का यूनिट, ये हमारा होता है सिंपल एंगल के लिए, नॉर्मल एंगल जो हमारा प्लेन में होता है उसके लिए। तो ये बेसिकली रेडियन इसको बोलते हैं हम। और रेडियन एंगल जो होता है ये आता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जैसे कि ये आपका एंगल हुआ, अगर ये थीटा इक्वल टू ये जो हमारा डीएस हुआ, ये हमारा आर्क लेंथ होता है, डीएस अपॉन ये जो आर हमारा रेडियस हुआ, ये होता है हमारा रेडियन के लिए। और नेक्स्ट हमारा ये होता है प्लेन एंगल, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं। और सेकंड ये होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल तो आप समझ गए होगे, जैसे कोई भी एक मान लो सर्कल है,
तो सर्कल में किसी भी पॉइंट पे यहाँ यहाँ आप दो रेडियस बना दो, उसके बीच में जो एंगल आएगा ये थीटा, और ये अगर एल डिस्टेंस है आर है तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसका हम लोग आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब भी काफ़ी यूज आएगा। तो ये होता है प्लेन एंगल। और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल कहाँ पे प्ले में आएगा, जैसे मान लो आप एक स्फेयर है बड़ा सा, तो स्फेयर में तो फिर प्लेन एंगल तो आप देखोगे नहीं। तो एक जैसे कि आप एक स्लाइस लगाए, उसके ऊपर एक और स्लाइस लगाए, और जब साइड साइड से भी दो स्लाइस लगाओगे तो एक वहाँ पे आपका निकलेगा 3D पार्टिकल, 3D पोर्शन निकलेगा। उस पोर्शन का जो सेंटर पे एंगल कवर होगा वो हमारा होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं स्टेरेडियंस के टर्म में। और ये जो स्टेरेडियन होता है इसको हम लोग डी ओमेगा यहाँ पे लिखते हैं जैसे। तो ये हमारा होता है जो ये हमारा एरिया होगा ये साइड का, ये एरिया डिवाइड बाय दिस रेडियस का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, जिसको स्टेरेडियन भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लेन एंगल, और ये हमारा हो गया सॉलिड एंगल। तो हमने कर ली एंगल की बात। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे एसआई बेस यूनिट्स हैं सात, उन सातों यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं लेंथ से। तो लेंथ के लिए जो हमारे एक्सेप्टेड बेस यूनिट्स हैं वो है मीटर। और आपको पता होगा कि मीटर होता है जो, वो उसको हम अलग अलग कन्वर्ट करके यूज करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब भी यूज करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट हमारा होगा वो हमेशा मीटर होगा। और इसका सिंबल हम यूज करते हैं एम। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ कि इनका डायमेंशन क्या लेते हैं। जैसे जो लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन हम ऐसे लिखते हैं एल, और बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कोई बेस यूनिट और साइड साइड से बड़ा वाला ब्रैकेट दिख जाए तो आप समझ जाओ कि ये उसका डायमेंशन लिखा हुआ है। तो ये हुआ हमारा लेंथ का डायमेंशन, और ये रहा हमारा लेंथ का एसआई यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास की। तो मास का जो हमारा एक्सेप्टेड एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म में लिखते हैं केजी। और मास के लिए जो हमारे डायमेंशन के लिए यूज करते हैं वो होता है एम। एम लिख के और उसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, तो ये हमारा मास का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के लिए हम लोग लेते हैं सेकंड। सेकंड के लिए हम लोग एस यूज करते हैं, स्मॉल एस। और जब टाइम का लिखना होता है डायमेंशन तो हम इसको सिंपली बड़ा ब्रैकेट बना के बीच में कैपिटल टी लिख देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट हमारा एक्सेप्टेड है वो है एम्पियर। और एम्पियर के लिए हम लोग कैपिटल ए यूज करते हैं। और जो हमारा इसका डायमेंशन लिखना होता है वो हम लोग इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर बड़ा आई लिख देते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन यूज करते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, कैपिटल के। और जब हमारा टेम्परेचर का डायमेंशन लिखना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल के। नेक्स्ट हमारा जो बेस यूनिट एक्सेप्टेड है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स या मोल बोलते हैं इसको, हम लोग शॉर्ट टर्म में एम लिखते हैं। और जो हमारा डायमेंशन इसके लिए यूज करते हैं वो हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर मोल लिखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं वो होता है कैंडेला। इसके लिए हम लोग ऐसे सी डी लिखते हैं। और इसका जो डायमेंशन दिखाना होता है तो हम लोग उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर सी डी लिख देते हैं। तो ये हमारा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमने बात कर ली बेस यूनिट्स की। अब इन बेस यूनिट्स को मिला के हम बहुत सारे यूनिट्स बना सकते हैं। इवन सारे जितने भी फिजिकल यूनिट्स और डायमेंशन आप देखोगे क्वांटिटीज़ के, वो सारे इन्हीं बेस यूनिट्स को मिला के बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो दो एंगल हमने पढ़े थे, जो एंगल होते हैं इनके यूनिट्स तो हैं लेकिन ये डायमेंशनलेस हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसका यूनिट हो। तो ये दो क्वांटिटी जो हमारे हैं इनके यूनिट्स हैं लेकिन डायमेंशन नहीं है। अगली बात हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो जैसे कि आप मेजर करोगे, आप लेंथ मेजर कर रहे हो, आप सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो। अगर जिसपे कि मिनिमम जो हमारा बना हुआ है, जैसे कि एक सेंटीमीटर स्केल आप लोगे, तो उस पे यहाँ पे बड़ा बड़ा एस 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो बीच बीच में छोटे 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 ऐसे
सेंटीमीटर से छोटे मिलीमीटर के बने होंगे। तो आप कुछ भी मेजर करोगे, तो जब मेजर करोगे तो आपका जो मिनिमम प्रिसाइज वैल्यू हो गया वो मिलीमीटर में हो गया। जैसे कि जो एक्यूरेसी आप देखोगे आपका हो सकता है मिलीमीटर के थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे है, तो आप क्या करोगे, या तो आगे वाला वैल्यू लोगे या पीछे वाला वैल्यू कोई एक लोगे। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ला रहे हो, जैसे कि आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे हो। तो जो हमारा सबसे लास्ट आप रिपोर्ट जैसे करोगे, अगर आप इसको रिपोर्ट करते हो 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो आप 2 रिपोर्ट कर रहे हो ना, ये 2 पूरा सही नहीं है। हो सकता है ये 2 से बड़ा हो सकता है 2 से छोटा हो, यहाँ पे जो मिलीमीटर वाला वैल्यू है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए डिफाइन किए सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसके आगे हम कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम इसको 20 लिख दें, तो जीरो के बारे में हमको पता ही नहीं है कि वो जीरो है या कुछ और है। हो सकता है वो 2 से अगर बड़ा है तो कुछ और नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड डिजिट के बारे में हम श्योर नहीं है। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा किसी भी नंबर में, वो होगा द टोटल काउंट ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। जैसे कि 1 के बारे में हम सर्टेन है, क्योंकि 1 के आगे ये लाई किया है, ये वैल्यू जो हमारा आया है। तो 1 के लिए हम सर्टेन है कि 1 तो होगा ही होगा। 1 के आगे वाला जो पहला अनसर्टेन वैल्यू है बस वही हम लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट में। अदरवाइज इसके आगे कोई अगर डिजिट रहेगा तो वो हम नहीं लेंगे। तो यही होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। आगे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर हम डिसाइड कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो चलिए एक करके मैं आपको सारे रूल्स बताता हूँ। पहला रूल हमारा है कि अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर लिखा हुआ है 1.2 मीटर्स, अगर हम इसको चेंज कर दें सेंटीमीटर में, तो आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। और फिर इसको आगे अगर हम और चेंज करें, इसको हम लोग मिलीमीटर में कर दें, तो ये 1200 मिलीमीटर। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो तीनों में ही सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं तो यहाँ भी 2 होंगे और यहाँ भी 2 होंगे, ये 1 और 2। अगले रूल की हम बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली बहुत सारे सब रूल्स हैं। तो पहला जो होता है हमारा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट होंगे, जैसे 1 से लेकर 9 तक, कहीं भी अगर आपको दिखते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। उनका पोजीशन क्या है, कहाँ है, कैसे है, वो मैटर नहीं करेगा, वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगे। अगला हम रूल देखते हैं, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 1 0 3 0 4 0। तो अब आप देखना, यहाँ पे जो हमारा पहला ये जीरो है और ये दूसरा जीरो है, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है। लेकिन वही आप देखो, ये जो लास्ट वाला जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है नॉन जीरो। तो इसलिए ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम इस नंबर का रिपोर्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस नंबर में। अगले रूल की हम बात करते हैं, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इस रूल को आप ऐसे समझो, जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ नंबर दिया हुआ है 0.001208। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, तो ये वाला तो आपका सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के चाहे अगर पहले जीरो है और उसके बाद भी जीरो है, तो इस केस में ये सारे के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ध्यान देना आप, यहाँ पे जीरो है इसलिए ये भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर यहाँ जीरो के जगह पे 1 रहता, नॉन जीरो डिजिट कोई भी रहता, उस केस में आपके ये जो दो जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे रूल्स है हमारा यही है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो उस केस में डेसिमल के राइट साइड वाले जीरोज भी पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड रूल है। अगले रूल की हम बात करते हैं, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी पहले बता दिया, ये जो लास्ट वाला जीरो था सिग्निफिकेंट क्यों नहीं था, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है, ये इसके बाद में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट रहता तो उस केस में ये सिग्निफिकेंट होता, लेकिन अगर नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, 254 मीटर, यहाँ पे 25400 सेंटीमीटर, ये कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप देखो ये जो लास्ट के जीरोज हैं यहाँ भी और यहाँ भी, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो तीनों ही केस में तीन ही होंगे।
अगले रूल की हम बात करते हैं। अगला रूल, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, आप देखना। जैसे कि यहाँ पे 7.300, तो यहाँ पे जो लास्ट के दो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आते हैं। तो रूल आप ध्यान रखना, डेसिमल के बाद किसी नंबर के राइट साइड में अगर हैं तब भी वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेसिमल के राइट में है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पहले है, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यही अगर एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में आता है उस केस में सिग्निफिकेंट होगा। अगले रूल की हम बात करते हैं। तो इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कोई भी अगर आपको बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसका बेस्ट तरीका है, किसी भी आप नंबर को रिप्रेजेंट करो साइंटिफिक टर्म्स में, वो क्या होता है, ए इंटू 10 raised to the power b। ए जो होता है ये हमारा 1 से लेके 9 तक का कोई नंबर होता है, और जो हमारा बी होता है वो पावर होता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम इसी अगर इसको रिपोर्ट करें 2.100 मीटर को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.100 इंटू 10 raised to the power 0। 10 raised to the power 0 आपको पता है ये 1 हो जाएगा, तो हमारे कोई मैटर नहीं करेगा, मीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई बड़ा वैल्यू है तो हम लोग जैसे कि मान लो आप 2.342 इंटू 10 raised to the power 90 मीटर। तो हम लोग ये भी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जितने भी डिजिट्स रहेंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारा बेनिफिट यही है कि हमको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के झमेले से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे जो डिजिट है गिन दो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। यहाँ पे सारे सर्टेन प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ही आएंगे, और बाकी का जो हमारा है वो हमारे पावर में चला गया। तो इधर पावर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे इसको गिनो और गिन के बता दो, ये हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगले रूल की हम बात करते हैं। फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगला है फॉर नंबर विद द डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है, आपको बताता हूँ। अगर जैसे कोई नंबर है 1 0 0 0 0, कितना भी जीरो आप ले लो, यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो जो है, ये हमारे ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद में आने वाले जीरो, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यही अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1.0000, तो उस केस में हमारे ये जो सारे जीरोज हैं ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग कर 0 पॉइंट के बाद फिर 0 0 0 और यहाँ पे कोई पहला डिजिट आता है, तो उस केस में सारे के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा है या 1 है, 1 से अगर यहाँ पे आपका नॉन जीरो डिजिट आ गया, मतलब इसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी जीरो जाएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और यहाँ इस केस में 1 होंगे। तो यही हमारा ये रूल बताता है। अगले रूल की हम बात करते हैं। द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 like 0.1250 is never significant, however the zeros at the end of such numbers are significant। तो ये रूल एक बार हम लोग ऊपर में भी बात कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 0.1250, तो वहाँ पे हमने बात की था 0.00125। तो यहाँ पे जो ये वाले जीरोज हैं ये तीन, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन ये जो हमारा तीन नंबर है, लास्ट में एक जीरो और लगा दो आप, तो ये जो चार हैं ये चार हमारे हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यही ये हमारा रूल है। और अगर हम जीरो की जगह यहाँ पे 1 लगाते हैं, 1.001250, तो देखो कमाल की बात, यहाँ पे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। बस ये जो पहला है नॉन जीरो होना चाहिए, फिर सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 7 हो गए। लास्ट हम देखते हैं द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर numbers representing measured value are exact and have infinite number of significant digits। तो आपको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ इसको। जैसे कि आप कोई फॉर्मूला जैसे लेते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, इसको बाद में आप पढ़ेंगे। या इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले सकते हैं टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ भी यहाँ टू मल्टीप्लाई में है, यहाँ टू मल्टीप्लाई में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस टू का कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, क्योंकि सिंपली आपको यहाँ पे टू लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका आंसर होता है इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.0000000,
ऐसे ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी, आपको जितना लिखना है उतना लिख लो। अब यहाँ पे इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हुए, क्योंकि देखो ये पहला ये नॉन जीरो नंबर है, इसके बाद में जितने सारे जीरो हो जाएंगे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि आपने रूल पढ़ा था, अगर डेसिमल के बाद जीरो आते हैं और डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो नंबर है तो उस केस में सारे जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यही हमारा ये रूल बताता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में जब भी ऐसा आएगा फॉर्मूला यूज करना होगा, तो वहाँ पे हम बाकी डिजिट्स के हिसाब से अपना सिग्निफिकेंट डिजिट इसका एडजस्ट कर लेंगे। हम इसके हिसाब से कुछ भी राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे कि ये दो का सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है तो इसको हम राउंड अप कर देते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर में, ऐसे में आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, जो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, उनके हिसाब से अपना आंसर रिपोर्ट करना होता है, न कि इस दिए हुए फॉर्मूला के अंदर आने वाले वैल्यू से, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आपको इसके साथ नहीं जाना है। अगला हम बात करते हैं रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर जरूरी क्यों है, क्योंकि मान लो आपने मेजर किया, जैसे कि आपको एरिया मेजर करना है स्क्वायर का, तो एरिया मेजर करने के लिए आपने मेजर किया लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा। तो आपको अगर रिपोर्ट करना है कि आपको मान लो लेंथ आपने मेजर किया एल इक्वल्स टू 2.0 मीटर और बी इक्वल्स टू 2 मीटर, ये तो स्क्वायर हो गया। खैर कोई नहीं, आप मान लो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो चलो आप जब देखते हो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2.0 मीटर इंटू 2 मीटर, तो आप इसको क्या लिखोगे 4.0 मीटर और 4 मीटर, दोनों में से सही कौन सा होगा आपके हिसाब से? देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो 4.0 मीटर है ये हम लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है इसका हम लोग एक ही डिजिट तक सर्टेन है, सेकंड डिजिट का तो हम लोग सर्टेन है नहीं। तो हम लोग फाइनल जो अपना रिपोर्टिंग आंसर कर रहे हैं उसमें हम लोग कैसे श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट है वो हमारा सही है? तो इस वजह से जो लोअर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा उसके हिसाब से हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे, और वो हमारा होगा 4 मीटर। एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही हम आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कभी भी किसी कैलकुलेशन में, हाँ ध्यान रखना, अभी मैं सब्सट्रैक्शन और एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो लोअर सिग्निफिकेंट डिजिट जिस मेजरमेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को रिपोर्ट करेंगे। अगला हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे रूल चेंज हो जाता है, यहाँ पे जैसे कि आप जो ऊपर में रूल पढ़े सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट देखना ही नहीं है। मान लो एक वैल्यू है 2.43, एक वैल्यू है 1.2, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे 3, यहाँ 4 टू 6.3, 3.63, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, हमको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा लोअर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से। तो इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कम है, तो इसके हिसाब से हम आंसर को रिपोर्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3.6, ये होगा करेक्ट आंसर। तो जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा उस केस में आपको डेसिमल प्लेसेस देखना है, और जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा उस केस में आपको डायरेक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, बेसिकली आप कोई नंबर लेते हो, जैसे कि कोई भी आपको वैल्यू आया, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका एक वैल्यू आता है, उस वैल्यू को आपको वहाँ पे लिखा रहता है राउंड ऑफ अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर राउंड ऑफ अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। तो यही हमारा होता है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ करने का रूल होता है कुछ, जैसे कि आप मान लो कोई नंबर हुआ 1.25, ये नंबर आपने लिया 1.257, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा लास्ट डिजिट जो होता है उसके हिसाब से ही हमेशा राउंडिंग ऑफ चलता है। जैसे अगर ये 5 से बड़ा है तो 7 तो 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले जो डिजिट होंगे उसमें एक हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1.26। तो अगर ये हमारा डिजिट 5 से छोटा है, इस केस में ये जो नंबर है इसमें जो इसके पीछे वाला जस्ट डिजिट होगा वो अनचेंज्ड रहेगा, ये 1.25 हो जाएगा। तो आपने देखा अगर ये 5 से बड़ा है उस केस में हम इसको 1 अप कर देते हैं इसके जस्ट एडजेसेंट डिजिट को, और अगर ये 5 से छोटा है उस केस में हम इसको सेम रहने देते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये तो हुआ 5 से बड़ा या 5 से छोटा। अब अगला रूल हम देखते हैं 5 के लिए, ये मान लो हो गया 1.245। तो रूल हमारा ये कहता है कि अगर लास्ट में 5 है, 5 के जस्ट पहले वाला अगर इवन है, ये 4 जैसे इवन है, उस केस में सेम ही रह जाएगा, ये 1.24 हो जाएगा। लेकिन अगर यही 1.255 रहता तो फिर हम देखेंगे अगर ये ऑड है,
ये 5 लास्ट में हमारा है। इसके जस्ट पहले वाला अगर ये यहाँ पे जैसे इवन लिख देते हैं, ये अगर ऑड है, ऑड के केस में क्या होगा कि ये जो लास्ट वाला हमारा डिजिट है ये एक ऐड हो जाएगा, तो ये 1.26 रिपोर्ट करना होगा। तो हमारा ये रूल है 5 के लिए। अगर 5 के पहले वाला डिजिट जो है वो अगर ऑड है तो एक बढ़ जाएगा, और अगर इवन है तो सेम वही रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यही हमारा है राउंडिंग ऑफ का रूल, और यहाँ पे इसी के लिए मैंने लिख दिया है। और मैंने देखो यहाँ पे सारा आपको टाइप फॉर्मेट में देने का रीज़न ये है कि आप जब रिवाइज करो या पढ़ो तो आपको एक क्लियरली समझ में आए। जैसे यहाँ पे अगर बहुत सारा लिखेंगे क्लास के टाइम में तो वो टाइम बहुत बढ़ जाएगा, क्लास का लेंथ बढ़ जाएगा और कुछ खास उससे फ़ायदा होगा नहीं। तो आप जब पढ़ोगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो तो उसको समझने के लिए आप इसको जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा सेम चीज़। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, इसमें वैल्यूज को बस मैंने चेंज किया है, और हम लोग क्लास में एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पलर होंगी उसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना के उसमें वीडियो डालेंगे, उसमें हम लोग सारा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और हम लोग ट्रिक्स देखेंगे साथ साथ कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को कम टाइम में इजिली कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ ट्रिक यूज करेंगे, कभी कभी नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, और कभी कभी आप देखोगे कि सिंपल कैलकुलेशन जो हमारा यूनिटरी मेथड होता है वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बिना कुछ किए हुए। तो चलो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 1.1 मीटर, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो यहाँ पे जो हमारा साइड है, साइड लेंथ ए इक्वल्स टू 1.1 मीटर, ये हमारा साइड लेंथ हो गया। तो आपको सरफेस एरिया मालूम होगा, ए इक्वल्स टू होता है 6a² 6 इसलिए क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, और a² इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर होते हैं सारे फेसेस, तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। तो चलो आप सिंपली 6, अभी आपको मैंने बताया था 6 के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे इस फॉर्मूला में भी, तो इसके लिए हमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। इनटू ए जो है हमारा 1.1 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 × 1.21 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 7.26। लेकिन अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके जो हमारा ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू है उसमें दो ही हैं, तो इसमें भी हमें यहाँ पे दो ही लेना होगा। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे दो तक। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो हमारा 6 है, तो इसका मतलब इसके पहले वाले में एक ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 7.3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो होता है ए क्यूब, तो यहाँ पे सिंपली 1.1 मीटर का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1.331। अब सेम यहाँ पे मीटर क्यूब, सेम आप रूल लगाओगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई हमने किया है तो हम देखेंगे यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आप देखो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब हमको इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, देखो लास्ट में जो हमारा ये दो राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग इसको देखेंगे 3, 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो सिंपली यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1.3 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रखना है कि आंसर कभी भी रिपोर्ट करो तो आप ध्यान से पढ़ लो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है या कितना मेजरमेंट में दिया हुआ है, उस हिसाब से आप लास्ट में आंसर को राउंड ऑफ कर दो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हमें डेंसिटी रिपोर्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलो हम लोग यहाँ पे वैल्यू हमारा दिया हुआ है, मास का दिया हुआ है 5.74 ग्राम, और हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो डायरेक्ट डिवाइड हम कर सकते हैं इसको, 4 7 8 4.78 आएगा ऐसा कुछ। तो अब हमें रिपोर्ट तो यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 4.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें इसको दो में करना है, तो यहाँ पे देखो आप 8 है, 8 के जस्ट पहले 7 है, तो ये तो 5 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा डेंसिटी आ गया। आगे हम बात करते हैं रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन, मतलब ये होता है एरर प्रोपगेशन। जैसे कि आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपके मेजर्ड वैल्यू में अगर कुछ गलती है,
तो आपके कैलकुलेशन में वो कैरी होगा और आप जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें भी वो एरर आएगा। तो आपको मेजर करना होगा कि जो आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें कितना एरर होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, चलो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। पहला रूल है, द एरर विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेटिव एरर अप्रोच इन द मेजर्ड इंडिविजुअल क्वांटिटीज, देन वी कैन कैलकुलेट द एरर इन द फाइनल वैल्यू। तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्वांटिटीज हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटीज में पहले आपको रिलेटिव एरर निकालना है परसेंटेज के टर्म में, और फिर उसके हेल्प से हम लोग फाइनल निकालते हैं जो एरर हमारा आंसर में आएगा। जैसे कि एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एरिया है किसी अगर रेक्टेंगल का एल इंटू बी, तो अगर आपको इसमें एरर निकालना है तो लेंथ में जैसे आपको एरर दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे आपको मान लो दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10 प्लस माइनस 0.2। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले रिलेटिव एरर इसका निकालना है। जैसे क्या करेंगे, ये जो 0.1 है ये कितना परसेंट है इस वैल्यू का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एल जैसे लिख लेते हैं, 0.1 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो ये हमारा होगा 1%। यहाँ पे सेम यही करेंगे, डेल्टा बी इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 2%। तो अब जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो ये 10 इंटू 10 ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस और क्या होगा आगे हमारा ये जो, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पे प्लस और माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ये जो हमारा साइन है प्लस माइनस का बाहर में रहेगा, और इसके अंदर में जितने भी अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा वैल्यूज होते हैं तो सारे ही ऐड होंगे, एरर कभी भी आप कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये हमेशा ऐड ही होगा। क्योंकि एरर बढ़ते जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा कि दो एरर को आप जोड़ दोगे तो एरर घट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी एरर बढ़ते जाएगा। तो अब सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस यहाँ पे 1% प्लस 2%, ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3%। इसको ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं, 100 प्लस माइनस 3% ऑफ 100 है ये, तो इसलिए ये 3 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, डायरेक्टली करने के लिए हमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग ये छोटा सा ट्रिक अपना यूज कर लेते हैं, और हम लोग इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन फाइनल कर सकते हैं अपना एरर जो कैरी होगा उसके लिए। आगे मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज के साथ जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उनका भी लास्ट में बताऊंगा, एक ट्रिक जिसका यूज करके आप डायरेक्टली एरर को कैलकुलेशन के अंदर मेजर कर सकते हो। अगले रूल की हम बात करते हैं, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू एन सिग्निफिकेंट फिगर्स, अ रिजल्ट obtained by combining the data will also be valid to n significant figures। जैसे एक्सपेरिमेंट में एक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत सारा वैल्यूज आया, जैसे 2.1, फिर आया आपका 2.3, फिर आपका आया 2.5, फिर आपका 2.7, फिर आपका 3.1, ऐसे करके आपके ढेर सारे वैल्यूज हैं। अगर ये सारे वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे n इक्वल्स टू आपका 2 है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो आप इस डेटा से उठा के कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, आपको जो करना है जिस फॉर्मूला में इसको पुट करना है, या फिर जहाँ भी आप इसको ग्राफ प्लॉट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपका आंसर आएगा, आप कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हो, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा जब भी रिपोर्ट करोगे तो ध्यान रखना है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दो ही होंगे, ये हमेशा वैलिड होगा। अगले रूल की हम बात कर लेते हैं। तो ये सिंपल है, आपको मैंने ऊपर में बताया, ये 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये जो हमारा एरर है ये हमारा बस इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा इस नंबर पे भी डिपेंड करेगा जो रिलेटिव एरर होगा, क्योंकि रिलेटिव एरर बनता ही ऐसे है, 0.1 अपॉन 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 1%। तो आप सिंपली देखो कि इसके डेफिनेशन जो है उसी में हम इसका मेजर जो हमारा वैल्यू है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो एरर निकालने के लिए, रिलेटिव एरर के लिए, ये हमारा रिलेटिव एरर होता है। तो जब हमने ये वैल्यू यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये हम समझ गए कि इस पे भी डिपेंड करता है जो हमारा रिलेटिव एरर है। अगर हम
एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे तो वो आपका 0.1 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप रिलेटिव एरर का बात करोगे, रिलेटिव कब हम बोलते हैं, रिलेटिव कभी भी किसी के रेस्पेक्ट में होता है, किसी के कंपैरिजन में होता है। तो इसीलिए अगर हम रिलेटिव यहाँ पे एरर का बात कर रहे हैं तो ये रिलेटिव एरर इस मेजरमेंट के रिलेटिव होगा, इसीलिए हमेशा इस पे भी डिपेंड करेगा। अगला हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कर लेते हैं, द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन अ मल्टी स्टेप computation शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन होगा हर स्टेप में राउंड ऑफ होते जाता है। जैसे कि आप कैलकुलेटर में भी डालोगे, अगर आप 1/5 3 4 5 4 5 नहीं 4 9 ले लो, अब जब आप इसका वैल्यू निकालोगे और फिर उसको आप राउंड ऑफ करोगे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो कुछ वैल्यू आएगा। उस वैल्यू को जब आप फिर उल्टा करोगे 1 अपॉन दैट, यहाँ पे वैल्यू बोल दो कि एक्स है, तो 1/x जब आप करोगे तो जरूरी नहीं कि यही वैल्यू आए, हो सकता है कि एक दो ऊपर नीचे हो जाए। तो इसीलिए जरूरी होता है कि हमेशा एक दो डिजिट ज़्यादा लेने के लिए, अगर वो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन के बीच में आ रहा है तो। अगर ये फाइनल हमारा रिपोर्टिंग आंसर है, जैसे खाली हमको ये बस यही फाइंड आउट करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर दो, जितना बोला है चार जैसे है यहाँ पे तो चार में। लेकिन अगर इस वैल्यू को आगे क्वेश्चन में यूज करना है तो आपको क्या करना होगा कि एक सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा लेके चलना होगा एटलीस्ट, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो एरर होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर आप जब आगे उसका यूज करोगे वैल्यू को, तो वो जो एरर है वो प्रोपगेट नहीं होगा और उस केस में आपका आंसर ज़्यादा वेरी नहीं करेगा ओरिजिनल आंसर से। और ये ज़्यादा दिक्कत तब करेगा जब वैल्यू या तो बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी। और सिंपल वन और टू डिजिट के कैलकुलेशन में ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके सारे डेटा 1.23 या 2.31 ऐसा करके सारा दिए हुए हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आगे की ओर बढ़ रहे हो कैलकुलेशन, जैसे जाते जाते कुछ और से कुछ और निकालना है, तो उस केस में हमेशा यहाँ पे अगर इधर तीन है तो आप हमेशा चार सिग्निफिकेंट फिगर लेके कैलकुलेशन में चलोगे, यही हमारा चौथा रूल बोलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस होंगे, और डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं कि जो हमारा बेस यूनिट है उनके टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर ये करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा वही कहलाता है डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो डायमेंशन हमारा ऐसे ही डिफाइन होता है। ऊपर में मैंने आपको डायमेंशन बताया, जैसे कि लेंथ के लिए हम बिग ब्रैकेट में एल कैपिटल वाला यूज करते हैं, तो वही हमारा होता है डायमेंशन। डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे वेलोसिटी का डायमेंशन, तो इसको क्या करेंगे, वी। वेलोसिटी में आपको पता है यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर में आपका लेंथ होगा एल, नीचे में आपका टाइम का डायमेंशन टी। और इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं एल टी⁻⁻1। यह हुआ हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, ये बेस यूनिट को हम लोग पावर के या एक्सपोनेंट के टर्म में करके लिखते हैं, और उससे हमारा बनता है डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन किया हुआ है। ऊपर में मैंने आपको बताया दो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी होती हैं, जो कि एंगल्स थी, एक रेडियन दूसरा स्टेरेडियन। उसके अलावा बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का, जैसे फोर्स का आप जब डायमेंशन लिखोगे, फोर्स क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जानते हो केजी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एम, मीटर के लिए यूज करते हैं एल, और टाइम के लिए यूज करते हैं टी, और यहाँ पे स्क्वायर है ml/t²। जब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ml/t⁻², और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा होता है किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन, और इसको हम लोग लिखते हैं डायमेंशन को अब इसके यूनिट्स के हेल्प से। जैसे किसी भी क्वांटिटी का हमें यूनिट पता है तो हम उसका डायमेंशन लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो यूज जैसे डायमेंशन का हम यूज कर सकते हैं किसी फॉर्मूला को चेक करने के लिए कि फॉर्मूला सही है कि नहीं, या फिर कभी कभी फॉर्मूला अगर डिराइव करना है तो डायमेंशन के हेल्प से हम फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन हमें कांस्टेंट वैल्यू का पता एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला का जो एक डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी के लिए हम इसके हेल्प से लिख सकते हैं। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी फॉर्मूला के लिए अगर वो डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट नहीं है तो फॉर्मूला करेक्ट है ही नहीं। लेकिन अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब इसका वाइस वर्सा सही नहीं होता है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है मतलब वो फिजिक्स के हिसाब से भी करेक्ट होने का चांसेस है और नहीं भी है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है
फिर वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो जैसे आपको मैंने बता दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हमने लिखा वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी पावर माइनस वन, ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला। और इस टोटल को हम लोग कंबाइन करते हैं, बीच में इक्वल का साइन आ गया, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो ये क्या है, पहला डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ही हमने इक्वेशन देखा, तो ये जो इक्वेशन है इसका दोनों साइड में ये जो डायमेंशन होंगे वो हमेशा सेम होंगे। जैसे अगर इधर वेलोसिटी है तो दूसरे साइड इसका डायमेंशन ही होगा। और अगर यहाँ पे कोई थर्ड क्वांटिटी सी का डायमेंशन ऐड करते हैं, तो ये हम श्योरली जानते हैं कि ये जो सी का डायमेंशन होगा वो हमेशा यही होगा, सेम डायमेंशन के साथ ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल होता है। सेकंड हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस। जैसे कि कोई भी इक्वेशन होगा, वो इस उस इक्वेशन में जो दोनों साइड में डायमेंशन होंगे, या फिर कहीं भी अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने शायद देखा हो, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे सारे क्वांटिटीज अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन चलो आपको मैं दिखाता हूँ सबके डायमेंशन सेम है थ्रू आउट द इक्वेशन। जैसे v का डायमेंशन ऊपर हमने पढ़ा एल टी पावर माइनस वन, ये हमारा v का डायमेंशन हो गया। देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी है। तो इसका भी एल टी पावर माइनस वन पहला सेम हो गया। प्लस अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी रेज टू द पावर माइनस टू। आगे फिर यहाँ पे टी है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। आप देखोगे एल टी पावर माइनस वन, यहाँ पे ए पावर माइनस दो और ए पावर वन, ये दोनों मिला के हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन। और इधर भी हमारा क्या है एल टी पावर माइनस वन। यानी कि एक इक्वेशन में जितने भी हमारे क्वांटिटीज होंगे, अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो सबका डायमेंशन सेम होगा। और दूसरा, कोई भी इक्वेशन का डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताता है हमारा ये जो हमारा रूल हमने अभी पढ़ा। तो इसके हिसाब से हमेशा आपको देखना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो या फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ हो, आप कभी भी चेक करके पता कर सकते हो कि उसके जो डायमेंशंस हैं वो सेम है कि नहीं। और बहुत बार आपको जब ऑप्शंस दिए रहेंगे वहाँ ऑप्शंस भी आप बहुत सारे चेक कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा है एक्सेलरेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नहीं, या फोर्स के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला जो है करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। वहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में फॉर्मूला दे देगा। तो आप डायमेंशन के हेल्प से भी वहाँ पे चेक करके देख सकते हो कि कौन सा उसमें से सही है कौन सा सही नहीं है। ये रूल जो आपको मैंने बताया, इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग। मतलब अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है मतलब रॉन्ग है होगा, ये फिजिक्स में सही नहीं होगा। लेकिन अगर ये सही हो जाता है तब भी जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में सही हो। तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली रॉन्ग और इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। मतलब अगर डायमेंशनली सही नहीं है तो फिर सही होने का कोई भी चांस ही नहीं है। आगे हम एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि ये दोनों साइड के डायमेंशन सेम है कि नहीं। ये जो टर्म है हमारा ये होता है काइनेटिक एनर्जी और ये जो टर्म है हमारा ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी दोनों है तो सेम ही होगा, लेकिन चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं अपने जो हमने रूल देखा उसके हिसाब से। तो ये जो हाफ है नंबर को इग्नोर करो, इसका कोई डायमेंशन कोई ये नहीं है। सबसे पहले मास के लिए लेते हैं, तो मास के लिए हमने देखा था एम, वेलोसिटी के लिए हमने देखा था एल टी पावर माइनस वन। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से एम मास के लिए। और एक्सेलरेशन के लिए हमने देखा था एल टी पावर माइनस टू। यहाँ जस्ट ऊपर में हमने यहाँ पे देखा, देखो एल टी पावर माइनस टू एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट हाइट जो है, हाइट क्या है लेंथ है, तो लेंथ के लिए फिर हमारा हो जाएगा एल। अब सारे को हम कंबाइन करते हैं, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। इधर साइड में इधर देखते हैं एम, यहाँ पे एल और एल दोनों मिला के एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो अब देख सकते हो कि जो इक्वेशन है दोनों साइड सेम डायमेंशन आ रहे हैं, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है।
अगला क्वेश्चन देखो, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ये जूल, और जूल का दिया हुआ है हमारा कन्वर्ट करके। द ऑफ स्पीड वी इज मीटर पर सेकंड, वी का भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का भी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो चलो सबसे पहले हम पहला से शुरू करते हैं। ए लेते हैं, के इक्वल्स टू एम स्क्वायर बी क्यूब। एनर्जी के लिए हमने निकाला, एनर्जी का जो डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये हमारा आया एनर्जी का डायमेंशन। तो हमें पता है इसका डायमेंशन जो होगा, अगर इसके इक्वल आ रहा है मतलब हमारा आंसर जो है सही है, ये मतलब इक्वेशन जो है सही है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे एम स्क्वायर, आपको देख के लग रहा होगा पहले ही कि एम स्क्वायर आ गया, मतलब गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी में कहीं एम आता नहीं है। तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एम स्क्वायर, यहाँ भी करिए एल टी पावर -1 का क्यूब। तो आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पे एम स्क्वायर आया तभी ये गलत हो गया। अब आगे आप इसको सॉल्व कर भी लोगे तो एम स्क्वायर में का एक एम कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, मतलब ये पहला हमारा गलत है। सेकंड हम लेते हैं के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो आप ऊपर यहाँ पे देखें तो सही होना ही है, अभी जस्ट आपने देखा होगा। तो इसका हम लोग चलिए देख लेते हैं। एम का हमने ले लिया एम, भी का एल टी पावर -1 स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। देख सकते हैं ये हमारा मैच कर गया, मतलब ये सेकेंड वाला सही है। अब नेक्स्ट के इक्वल्स टू एम में, वैसे अगर आपको पता होगा तो पता है एम में जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। के इक्वल्स टू एम ए, तो जैसे आपको पता है मास के लिए एम हो जाएगा और एक्सेलरेशन के लिए एल टी पावर -2। जब आप एक साथ लिखोगे एम एल टी पावर -2, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन है, ना कि एनर्जी का, मतलब ये थर्ड भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डी, के इक्वल्स टू 3/16 एम भी स्क्वायर। आपको पता है ये वाला जो हमारा नंबर है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एम बी स्क्वायर का जो होगा वही हमारा मैटर करेगा, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं। तो एम बी स्क्वायर का यहाँ पे सेम हमने फाइंड आउट किया है, आपको सेम वही देख लेना है, बार बार करना नहीं पड़ेगा। टी पावर -2, ये भी मैच कर रहा है हमारा इससे, मतलब ये भी सही है। लास्ट हम देख लेते हैं के इक्वल्स टू हाफ एम भी स्क्वायर प्लस एम ए। तो हाफ एम बी स्क्वायर का हमने यहाँ पे निकाला हुआ है एम एल स्क्वायर टी पावर -2 प्लस एम ए का हमने निकाला हुआ है एम एल टी पावर -2। अब आप यहाँ पे देखो जो हमने ऊपर प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या फिर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पे दोनों के जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। जब डायमेंशन अलग होंगे तो ये एक इक्वेशन में हो ही नहीं सकते हैं, तो ये डायमेंशनली ये इनकरेक्ट है, मतलब ये भी हमारा गलत है। तो इसमें से तीन फॉर्मूला हम रूल आउट कर सकते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। तो ये हमारा आंसर हो गया, आपने देखा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ये नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे एग्जाम्पल में एक ये अच्छा क्वेश्चन था, चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे दिखा दिया हुआ है, कंसिडर सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob, and acceleration due to gravity. अब derive the expression for its time period using methods of dimension. तो चलिए सिंपली हम करते हैं इसको। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम पीरियड का डायमेंशन टी प्रोपोर्शनल टू, पहला दिया हुआ है डिपेंड्स ऑन इन इट्स लेंथ, लेंथ का पावर समथिंग लेते हैं ए, मास ऑफ द, एल ऐसा नहीं डायमेंशन के साथ लिखते हैं, एल मास एम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशन ऑफ जी, इसका पावर हम लोग सी दे देते हैं। ये प्रोपोर्शनल हुआ। तो प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। तो जब हम लोग लिखेंगे टी इक्वल्स टू के इंटू यहाँ पे एल पावर ए एम पावर बी, और जी जब लिखेंगे तो जी क्या है हमारा एल टी पावर -2 का पावर सी। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है हमारा, सिंपल है, कोई नंबर होगा। आगे हम लेते हैं इसको एल का पावर ए एम का पावर बी एल का पावर सी
टी का पावर माइनस 2c। अब सबको हम सिंप्लीफाई करते हैं। टी के एल दो जगह पे हमारा, तो एल का पावर ए प्लस सी। एम एक ही जगह पे तो एम का पावर बी। और टी का पावर हमारा, टी भी एक ही जगह पे है तो टी का पावर माइनस 2c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे ये कि ये जो दोनों साइड के डायमेंशन होंगे वो सेम होने चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन को डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट होना है। और डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट होने के लिए जो इधर का इस साइड का जो हमारा डायमेंशन होगा वही इस साइड का डायमेंशन होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल आप खोजोगे तो एल है ही नहीं, मतलब एल का डायमेंशन इधर में 0 होगा। तो हमारा पहला आ गया ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारा मास का कोई भी टर्म नहीं है इधर, तो मास के लिए हमारा बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट टाइम का इधर है, इधर -2c, इधर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आएगा c इक्वल्स टू -1/2। और इससे हमारा आ जाएगा c को जब आप यहाँ पुट करोगे तो a इक्वल्स टू 1/2। अब जब आप इन वैल्यू को पुट करोगे ए बी और सी का फॉर्मूला में, तो t इक्वल्स टू के, यहाँ पे जो हमारा लेंथ दिया हुआ है एल का पावर, ए जो है हमारा, मतलब ए का पावर 1/, एल का पावर 1/2, एम का पावर 0 एंड जी का पावर -1/2। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे के, एल का पावर 1/2 का मतलब होता है √l, एम का पावर 0 ये आपका 1 हो जाएगा क्वांटिटी, और जी का पावर -1/2 इसका मतलब होता है √g नीचे में 1/√g इसका मीनिंग होता है। तो आप देखो के √l/g, ये हमारा आया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और आपको अगर पता होगा तो ये होता है 2π√l/g। जो हमारा के का वैल्यू होता है वो 2π होता है। तो सिंपली आप डायमेंशन का यूज करके ऐसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक की अब बात करते हैं, वो होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी क्वांटिटी में। तो मैं आपको यहाँ पे दो चार अच्छे अच्छे ट्रिक बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप सिंपली कैसे उसको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, आपका 30 सेकंड 40 सेकंड में बना सकते हो। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको क्वांटिटी दिया हुआ है एरिया इक्वल्स टू ए इंटू बी। मान लो ए दिया हुआ है, ए में जो एरर है वो दिया हुआ है 3%, बी में एरर दिया हुआ है 4%। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, तो सिंपल आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना होता है, जो डेल ए अपॉन ए, मतलब ए में जो रिलेटिव एरर होगा वो इक्वल होगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो डेल ए बाई ए क्या है, ये है रिलेटिव एरर जो यहाँ पे हमारा परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है 3%, प्लस ये डेल बी अपॉन बी 4%। तो हमारा टोटल 7% एरर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये जो एरर वैल्यूज है ये बिलो 7%, आप बोल लो 7% से कम होने चाहिए जो इंडिविजुअल एरर वैल्यूज हैं। अगर इससे बड़े होंगे तो फिर उस केस में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वैल्यूज के लिए ये वाला मेथड बना हुआ है। और जनरली आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये छोटे छोटे वैल्यू वाला ही पूछा जाएगा, क्योंकि अगर वो बड़ा वैल्यू दे देंगे फिर आपको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा और वो क्वेश्चन फिर 1 मिनट का रह नहीं जाएगा, वो आपका एटलीस्ट 2-3 मिनट लेके जाएगा। ये जो मेथड है आपका जो मैंने आपको बताया ये आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। जैसे जब आप रेसिस्टेंस पढ़ोगे तो रेसिस्टेंस के केस में आपका जो एरर आएगा या जो चेंज आएगा, जैसे रेसिस्टेंस में चेंज आएगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो वहाँ भी ये मेथड मैं आपको बताऊंगा फिर से कि कैसे आप इस चेंज को आप कैसे फाइनल आंसर में अपने कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि इंडिविजुअल वैल्यूज को चेंज अगर हम इतना परसेंट से कर देते हैं, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे जैसे एरर मैंने लिया, एरर के जगह पे लिखा रहता जैसे एरिया, मान लो ए इंटू बी होता है। जैसे कोई क्वांटिटी मान लो फिजिकल क्वांटिटी ए इक्वल्स टू ए इंटू बी, अब वो बोलता है कि ए में हमने 2% चेंज कर दिया और बी में हमने 3% चेंज कर दिया। आपको बताना है कि इस कैपिटल ए में कितना चेंज आएगा। तो आपको फिर सेम यही काम करना है, डेल ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो सिंपली आपको फिर से वही करना है, चाहे एरर हो चाहे क्वांटिटी में चेंज हो, दोनों ही केस में आपका जो ये वाला ट्रिक है ये हमेशा काम करेगा। यहाँ पे आपको 2% प्लस 3% इक्वल टू 5%, ये आपका बहुत जगह पे हेल्प करेगा और ये एरर में आपका बहुत काम आएगा। जैसे कि आपको दिया रहेगा किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला में, जैसे मान लो आपका कोई भी फॉर्मूला आप उठा लो, जैसे कि इसमें पेंडुलम वाले फॉर्मूला में टी इक्वल्स टू
2 पाई अंडर रूट L/G। अब देखो कितना खतरनाक लगेगा क्वेश्चन देखने में। यहाँ पे आपको अगर दे दिया जो एल है, एल जो हम चेंज करते हैं, एल में 2% चेंज कर दिए, जी में हम चेंज कर दिए 3%। आपको बताना है टाइम पीरियड कितना से चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, डेल टी/टी इक्वल्स टू 2 पाई से आपका कोई मतलब नहीं है। और देखो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे पावर 1 था तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन यहाँ पे रूट आया, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहाँ पे होता है 1/2 डेल्टा L/L प्लस 1/2 डेल्टा G/G। अब ये रूट के अंदर है तो हाफ ही लेंगे, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे वो ऐड होगा, हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया एरर हमेशा ऐड होता है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे चेंज अगर होगा तो चेंज यहाँ पे अगर पॉजिटिव दिया हुआ है या निगेटिव दिया हुआ है वो साइन यहाँ पे दिया रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू डालना है, इसलिए आपको यहाँ पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने टाइम में आपको प्लस और माइनस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ इंटू एल में चेंज दिया हुआ 2% प्लस हाफ इंटू यहाँ पे जी में चेंज दिया हुआ 3%। तो ये आपका हो जाएगा 1% या 1.5%, या 2.5% हमारा टोटल टाइम पीरियड इतना चेंज करेगा। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस सिंपली बना सकते हो इस टेक्निक का यूज करके, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मैं आपको रूल भी बता देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एन, बी का पावर एम, ऐसा कुछ है। तो डेल एक्स बाई एक्स कभी भी आप अगर लिखोगे तो ये एन टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस एम टाइम्स डेल बी बाई बी। यहाँ पे आपको पावर से डील नहीं करना है, जो भी पावर रहेगा सिंपली उठा के उसके आगे में लिख दो, और उसके जस्ट आगे उसके अंदर जो चेंज आया है या फिर रिलेटिव एरर दिया हुआ है वो वैल्यू जो उसमें चेंज आ रहा है वो रिलेटिव चेंज वो आप लिख दो और उसके आगे में पावर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पावर हाफ था तो इसीलिए हाफ पावर सीधा आगे आ गया। और ध्यान रखना है ऊपर में पावर भले माइनस रहेगा ना तब भी आपको यहाँ पे हमेशा प्लस ही करना है, जो चेंज होगा वो हमेशा यहाँ पे प्लस करना है। आपका जो फाइनल चेंज में जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक, अगर वहाँ पे वो लोग दिखा रहा है कि 2% घट गया है तो आप -2% पुट कर दोगे, अगर वो लोग बोल रहे हैं 2% बढ़ गया है तो आप +2% पुट कर दोगे। लेकिन जो आप वैल्यू लोगे यहाँ पे वो हमेशा पॉजिटिव में लोगे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो हमने बात की ट्रिक के बारे में। ट्रिक के बारे में एक ही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ट्रिक तभी काम करेगा जब वैल्यूज छोटी हों। अगर वैल्यूज बड़ी हैं, जैसे परसेंटेज में आप देखो तो अगर 6-7% से बड़ी वैल्यूज हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते हो, उस केस में ये गलत हो जाएगी। फिर हमें प्रॉपर एरर का कंसीडर करके आगे करना होगा। ये छोटा छोटा एरर जो होता है वो हमारा इसमें जनरली राउंड ऑफ हो जाता है। और क्वेश्चंस भी ऐसे ही दिए जाते हैं जिन पे ये एप्लीकेबल हो जाए। बहुत कम ही केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और AIATC में ऐसा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि वो NCERT लेवल तक करते हैं। तो उस केस में ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एरर के बारे में हमने बात कर ली और मेजरमेंट के बारे में भी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो थ्योरी थी वो सारा कवर कर लिया। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है या फिर NCERT में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिनके आने का प्रोबेबिलिटी है, वो हम एक अलग वीडियो में उसको एक्सरसाइज के फॉर्म में करके वहाँ पे अपलोड करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन अलग से अपना प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप वीडियो को देखो। जो भी डाउट्स होती हैं उनके लिए आप ऐसे अगर डायरेक्टली वीडियो देख लोगे ज़्यादा क्वेश्चन का, फिर वैसे केस में क्या होगा कि आपको खुद से वो सोचने का मौका नहीं मिलेगा, फिर वो दिक्कत करेगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले आराम से थ्योरी देख लो और जो भी मेथड्स हैं वो देख लो, फिर आराम से आप क्वेश्चंस ट्राई कर लो। फिर जो क्वेश्चंस नहीं बन रही हैं वो क्वेश्चन आप किसी वीडियो से या फिर किसी भी जगह से देख सकते हो। फिर जैसा होता है आप उसको सॉल्व आगे खुद से ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो फिजिक्स में सबसे ज़रूरी है खुद का प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन को, आपका थिंकिंग डेवलप नहीं होगा, तो आपको सेम क्वेश्चन तो मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जनरली सिमिलर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चंस में आपका अप्रोच बहुत तेज होगा। अगर आप खुद से सोच रहे हो किसी भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा था, इसमें ऐसे करके हम इसमें अप्रोच करते हैं। या फिर उसको देखते ही आपको फॉर्मूला क्लिक कर गया कि इसमें ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब NCERT लेवल आप मान के चलो, NCERT में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ज़्यादातर, और थोड़े बहुत नीट के क्वेश्चंस, नीट में भी क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आपको सिंपली बस प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूलाज याद करने होंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको फॉर्मूला तो याद करने ही होंगे। आपको बेसिक पता होना चाहिए लेकिन फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है।
रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी हम अपने इस स्लाइड में इतना कवर कर लेंगे कि वो थ्योरी आपको आराम से पूरा हो जाएगा जितना आपको ज़रूरत है। बाकी थोड़ी बहुत अगर आप खुद से रीडिंग देना चाहो तो एनसीईआरटी का रीडिंग दे सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका 27-28 नंबर्स इजीली आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट आते हैं, जिनमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, या तो फॉर्मूला लगाना होगा या फिर आपको अगर वो याद होगा तो डायरेक्टली आप टिक करोगे। अगर आप बहुत पढ़ लो, आपको जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पढ़ लेते हो, लेकिन अगर आप उसको रिटेन करके याद करके नहीं रख पाओ तो फिर उस केस में वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए चलिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आगे इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियो में मिलेंगे, और फिर हम अपना अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे। और इसके साथ हम अपना ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू आप सभी का देखने के लिए।